बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो FM 98.6 मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो राव असलम साहब हैं। राव असलम साहब की जो स्पेशलिटी है वो माइंड साइंसेस की है जी। और माइंड साइंसेस के साथ साथ जो डोमेस्टिक विजडम है, इस इलाके के सूफियों का जो सारा कलाम है उसका विजडम, और इस इलाके का जो रियल रीत और कल्चर था उसका विजडम, राव साहब इसकी एक्सपर्टी रखते हैं। और राव साहब को हम वेलकम करेंगे। सर वेलकम आपको जी। और राव साहब, ये मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि ये कहते हैं जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं है और बाहर अमन नहीं है। आपके ख्याल के मुताबिक ये बाहर का अमन ज्यादा जरूरी होता है या अंदर का अमन ज्यादा जरूरी होता है? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। असल में जो साइंस है, जो माइंड साइंस है, वो ये इस बात पे है कि जो आपकी इंटरनल इकोलॉजी है, जो आपके अंदर का इंसान है, जो असल में राव असलम है, और जो आपकी एक्सटर्नल इकोलॉजी है, जो इंसान बाहर का है, तो एक दूसरे को बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर बाहर के हालात बहुत ही अच्छे हैं और अंदर के हालात बुरे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे को ये स्ट्रेंथन करते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर के हालात बेहतर होंगे तो हमें बाहर की तमाम मौसम अच्छे लगने लग जाएंगे। तो राव साहब, ये अंदर के मौसम और बाहर के मौसम, आपके ख्याल के मुताबिक ये बाहर के मौसम क्या अंदर के मौसम पे असरअंदाज नहीं होते? देखिए, हालात जितने मुश्किल हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स और चैलेंज आ जाते हैं, लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल जो उनसे हैं वो करते करते क्या अंदर नहीं चले जाते ये सारे बाहुबिल्ले? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। असल में इंसान को अगर गौर से हम देखें, ज़रा उसकी इसकी फार्मूलेशन को गौर से देखें, तो इंसान दो तरह से ऑपरेट होता है। या वो फियर ऑपरेट होता है या वो लव ऑपरेट होता है। तो अगर हालात बाहर के अच्छे होंगे तो लव ऑपरेट होगा। अगर उसके हालात बाहर के भी बुरे हैं, मसलन जैसे हालात मुल्क में चल रहे हैं इस वक्त, तो इसमें कोई शक नहीं है शाह जी कि अंदर के हालात भी इंसान के उसके मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस साइंस को समझते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर के हालात को बेहतर कर सकते हैं, तो आपके पास बेशुमार ऐसी मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, योगा की मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, 4D की मेडिटेशंस पड़ी हुई हैं, आपके पास सिल्वा की और हिप्नोसिस की बहुत सी ऐसी हैं जिससे हम अपने अंदर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या ये आम इंसान, राव साहब, ये समझ सीख सकता है कि कैसे जो उनसे वो अंदर के हालात उनको बेहतर किया जा सकता है? बल्कि आम इंसान के लिए कोई टिप बताइए कि वो अपने अंदर के हालात यानी अंदर के ख्यालात को मैनेज कर सके। जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। असल में जो हमारी जितनी भी इंटरनल इकोलॉजी है और उसके अंदर जितनी फैकल्टीज़ कुदरत ने हमें अंदर अता की हैं, उसमें एक बहुत अच्छी फैकल्टी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को परसेप्शन पे गुजारते हैं। बेसिकली अगर कोई आदमी आपको 15 मिनट के लिए यहाँ एक बात बताए कि जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, फ़लाँ एक्सीडेंट हो गया है, जैसे हम अक्सर बेहतर टीवी के प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमारे इसी तरह से हमारे अंदर के हालात बुरे होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन की बना पे चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें ज़िंदगी को मैनेज करना आ जाए, मसलन मेडिटेशन है, जैसे मेडिटेशन ये है कि आप खुली जगह पर कहीं पर बैठ जाए, आँखें बंद कर लें और अपने अंदर देखें। जब आप अंदर देखेंगे तो आपको आपके अंदर के हालात चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है इसका ताल्लुक आपकी परसेप्शन से तो है, लेकिन एक अहम चीज ये है कि आपके पास बाहर की दुनिया को चेंज करने का फार्मूला नहीं नजर आता आपको। लेकिन जब आपके अंदर की इकोलॉजी ठीक हो जाती है तो बाहर के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। वो मेडिटेशन किए जा सकते हैं, ठीक है, मैनेजेबल है। राव साहब, ये परसेप्शन क्या चीज होती है जी? ये असल में अल्लाह सुब्हाना ने इंसानों में और जानवरों में एक फैकल्टी दी है। सबसे पहले तो शाह जी ये बात समझें कि हम 5 गियर की गाड़ी नहीं है, हम 10 गियर की गाड़ी है। अच्छा जी, सही। जैसे हमारी 5 बाहर की हवास हमारे हैं, देखने की है, छूने की है, चखने की है, सूंघने की है और महसूस करने की है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी तीन तो हम जानवरों के बिल्कुल साथ हैं जो हमारी हैं, जिसमें एक परसेप्शन है, एक में याददाश्त है और एक आपका ख्याल है। लेकिन इससे आगे की जो दुनिया है वो जानवर के पास नहीं है, वो इंसान के पास है। उसमें जो अंदर की जो हमारी फैकल्टीज में जो बड़ी अहम फैकल्टी है वो है वाहिमा की फैकल्टी। अच्छा जी, जी, वाहिमा की फैकल्टी, जिसे हम अक्सर बेहतर जो है ना एस्टिमेशनल
कह सकते हैं, परसेप्शन कह सकते हैं, जिसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम चीजों को बेसिकली परसेप्शन की बुनियाद पे ले रहे होते हैं, अच्छा। रियलिटी की बुनियाद पे नहीं। सही। क्योंकि परसेप्शन की बुनियाद पे तो जानवर भी होता है। मसलन आप अपनी छत की दूसरी मंजिल पे अगर किसी जानवर को बिठा देंगे तो वो छलांग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके पास परसेप्शन मौजूद है कि मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने गांवों में देखा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं कि आप नहर में दाखिल हो जाओ तो वो नहीं होते दाखिल। मसलन कुत्ता है, जब हम उसको कहते हैं, डॉग को कहते हैं कि पानी में चले जाओ, नहीं जाएगा, क्योंकि कुदरत ने उसके अंदर परसेप्शन की बुनियाद में फैसले करने की कुव्वत दी हुई है। सही। लेकिन वो जबिल्लत के ताबे है। लेकिन इंसान जबिल्लत के ताबे नहीं है। इंसान को इख्तियारी जानवर बनाया है कुदरत। अच्छा, सही जी, ये अपने इख्तियार की बिना पे उससे मुख्तलिफ है। तो ये राव साहब, ये सबकी क्योंकि परसेप्शन ही मुख्तलिफ होती है, तो परसेप्शन मुख्तलिफ होने से हर एक के लिए दुनिया जुदा जुदा नहीं होती? जी बिल्कुल जुदा होती है। जितनी भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने माजी की बुनियाद पे और अपने इमेजिनेशन की बुनियाद पे अपनी परसेप्शन को डेवलप किया होता है, और उसी वजह से उनकी जो परसेप्शन होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ये परसेप्शन बनने में किसका किरदार होता है, यानी बुनियादी तौर पे वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी परसेप्शन को प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव बनाते हैं? इसमें शाह साहब सबसे पहली बात तो ये है कि परसेप्शन इंसान बनाने पे कामिल उसी वक्त हो जाता है जब वो माँ के पेट में होता है। क्योंकि माँ के पेट में आपकी जो परसेप्शन है वो अपना काम करना शुरू हो जाती है। सही। तो वहीं से ही इसका आगाज हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा होता है कि जब वो आंखें खोल के माँ की गोद को देखता है, तो सबसे ज्यादा जो परसेप्शनल जिंदगी गुजारता है वो माँ की गोद में गुजारता है। अच्छा, सही। उसके बाद अब उसके बहन भाई हैं, फिर उसके बाद उसका मुआशरा है। जैसा मुआशरा होगा उसके मुताबिक ही वो अपनी परसेप्शन को डेवलप करता है। सही। यानी बुनियादी तौर पे तरबियत का बहुत बड़ा किरदार है जी परसेप्शन बनने में। सर, जब हम ये बात कहते हैं ना, आप किसी भी आइमा कराम के पास जाए या जितनी भी जो हमारे बहुत बड़े रिफॉर्मर्स थे, उन सब ने अपनी किताबों में और हवाला दिया हुआ, अक्सर किताबों में मिलता है कि तुम अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। बेसिकली माँ का काम ही बेसिकली ये होता है कि आपको फियरलेस बनाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये होता है कि हम या तो फियर बेस्ड जिंदगी गुजार रहे होते हैं या फियरलेस जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही कोई अच्छी जिंदगी नहीं होती। भीख मांगने वाला आदमी को देखे कि वो बिल्कुल फियरलेस हो गया, उसमें कोई खौफ नहीं है और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो इसलिए जो भी हमने जिंदगी गुजारनी है, हमने उसमें एक बैलेंस कायम रखना है। सही जी। राव साहब, ये ज्यादातर देखा जाता है कि जो परसेप्शन वाले लोग हैं, जिनकी परसेप्शन बड़ी अच्छी है और प्रोडक्टिव परसेप्शन है, वो तालीम याफ्ता भी नहीं होते। तो तालीम के साथ परसेप्शन का और फ्यूचर को कॉस्ट करने का कितना को ताल्लुक होता है? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने किया। ये तो हमारे आइमा कराम जो थे, जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, इनके हवाले से बात है। असल में परसेप्शन के बाद हमने रियलिटी पे जाना होता है। अगर तो हम सारी जिंदगी को परसेप्शन की जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर जानवर से करीब तरीन है हम। लेकिन अगर हम उस चीज को रियल, मतलब मैं एक मिसाल देता हूं कि ये सामने हमारी जो दीवार है इस वक्त, खूबसूरत दीवार, क्या इसके बैक पे क्या है? तो आप अपनी परसेप्शन की बुनियाद पे कहेंगे हो सकता है वॉशरूम बना हो सकता है गेस्ट रूम हो सकता है कोई सिटिंग अरेंजमेंट हो। तो इससे मुराद है कि मैं परसेप्शन की बुनियाद पे नहीं, अगर मैं सीढ़ियां उतर के और दूसरी साइड पे जाकर देख लेता हूं इसको, तो अब ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है। और इल्म हमेशा रियलिटी बेस होता है। बड़ा आला जी, बहुत खूब। इल्म हासिल किया जाता सही है। सही सही जी। अच्छा राव साहब, ये हम आपसे पूछेंगे ईगो के बारे में या ना के बारे में, और सामने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और राव साहब से हम ईगो के बारे में सवाल करेंगे। वेलकम बैक सामने, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और आज हमारे जो गेस्ट हैं राव मोहम्मद असलम साहब हैं, और राव साहब से हम बात कर रहे थे परसेप्शन की। अब हम जो सवाल करने लगे हैं वो ईगो के हवाले से है, और ईगो यानी हम साइकोलॉजी के पैराडाइम में देखेंगे कि साइकोलॉजी ईगो के हवाले से क्या कहती है। तो राव साहब हमें ये बताइएगा, ईगो होती क्या है? सब ये भी शाह जी बहुत अहम सवाल है और इसको भी एड्रेस नहीं किया गया हमारे यहाँ पे, खासकर इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे जबर का मुआशरा हो। असल में जो हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ खसूसियात दे के भेजा हुआ है, उसमें एक ईगो है। ईगो हमारी इंटरनल फिकैलिटी है और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मसलन हसद है, कीना है, तकब्बुर है,
अच्छाई है, ये बेसिकली तमाम जितनी भी खूबियां हैं ये हमारी ईगो की पैदावार हैं, ईगो के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमें जैसे बहुत से टूल्स ऑपरेटर्स चाहिए होती है जिंदगी गुजारने के लिए ना। जैसे हम एक बात अक्सर सुना करते हैं कि अगर हमने शेर के शिकार के लिए जाना है तो हमारे टूल्स और ऑपरेटर्स भी शेर के शिकार के होने चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें क्योंकि अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है इसमें, और इसमें एक और मैं थोड़ी तरमीम करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाने के तमाम टूल्स दिए हुए हैं। हमने बनना है, हम बने हुए नहीं है, हमने बनना है अशरफुल मखलूकात। तो ये जो ईगो है, इसको सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हमने मैनेज करना सीखना है। अच्छा, ये मैनेज करनी पड़ती है, ये मैनेज करने की है। और बतदरीज इसको, जैसे आपके पास थर्मोस्टेट के लिए एक रिमोट होता है, एसी के थर्मोस्टेट के लिए एक रिमोट होता है, इस तरह आपके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है और उसका आपका रिमोट आपके पास है। आपने चीजों को मिनिमाइज करते जाना है। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये मर जाती है, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, नहीं, ये मरती नहीं है, ईगो किसी सूरत में नहीं मरती, सिर्फ हम इसको मैनेज करना सीखते हैं। और ये बाज हालतों में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। ये नहीं है ईगो। आप देखें इकबाल ने जो बहुत सारी काम किया खुदी पे, बेसिकली वो इसी खुदी को ही आगे जाके एक सुपर ईगो में तकसीम करता है, जिससे इंसान जो है वो इकबाल के कलाम को हम समझने के काबिल हो जाता है। यानी आला दर्जे का इंसान बनने का जो ईगो से मुमकिन है, वो ईगो के साथ। और सब इस हवाले से मतलब मैं चाहूंगा कोई ऐसा वाकया हमें सुनाए ना जी, जो ईगो को थोड़ा सा जरा वेल डिफाइन भी कर दे और ईगो को समझना जरा सामीन के लिए आसान हो जाए। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सारा सामीन जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये खवास का टॉपिक है, ये अवामुन नास वाला थोड़ा सा कम टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि सारे सुनने वाले खास ही हो जाएं। तो यकीनी बात, इनको खास करने का एक ही तरीका है कि इनको खास इल्म दिया जाए, और वो खास इल्म ये है कि ईगो के हवाले से और ईगो को प्रोडक्टिव बनाने के हवाले से हम समझें। तो राव साहब कोई ऐसा वाकया हमें ज़रूर सुनाए, क्योंकि मुझे आपने काफ़ी वाकया सुनाए और मैं चाहूँगा वो उनमें से एक आधा वाकया जो उनसा वो हमारे सामईन भी सुने और ईगो को समझें। सुल्तानुल आरफीन हज़रत बाहू सरकार फरमाते हैं कि सूरत नफ्स अमारा दी जीवें गुल्लर काला हो, पौंके चौंके लहू पीवे मंगे चरब नवाला हो, खब्बे पासे नाल दिल दे एदा रहन बसेरा हो, इंसान दा सब तो वड्डा दुश्मन रब ही कारसी टाला हो। अल्लाह, असल में बड़ा खूबसूरत। असल में जो हमारे आइमा कराम हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, इन्होंने इस पे बहुत काम किया, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक ये आपके अंदर मौजूद है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को एक बैलेंस करके गुजारें। तो मैं शायद दोबारा आपसे कहूंगा कि आप अपने सवाल को जरा दोहरा लीजिए। वाकया जरा सुनाए ना जी हमें ईगो के हवाले से। हाँ जी, ईगो के हवाले से मैं आपको, अच्छा ये शाह जी, ये तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने बताते हैं कि जो हमने ईगो को मार लिया है, हमारे पास ईगो मौजूद नहीं है। ये मरती नहीं है, याद रखें, ये मरती नहीं है। इसके लिए एक बड़ा एक वाकया मैंने कुछ दिन पहले किताब से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक शख्स जो कि संतराश था, जो कि मुजस्मा साज था, उसने बड़ी आला दर्जे के मुजस्मे तख्लीक किए। और एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके कोई भी नकाद नहीं रहा, कोई ऐसा आदमी नहीं था, हाँ, जो क्रिटिक नहीं था जिसने उसे कहा हो कि इसमें कोई नक्स है। तो आस्ता आस्ता वो शख्स बूढ़ा हो गया जो मुजस्मा साज था। उसने अपने काम में एक्सपर्टी थी उसकी, कुछ वक्त गुजरा और बड़ा वो बेचारा बूढ़ा हो गया। अब उससे एक चीज दुनिया की, शादी जैसे अक्सर बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इंसान को खौफ जो है वो मौत का खौफ है। तो उस शख्स को भी मौत का खौफ हो गया क्योंकि बुढ़ापा था उसके ऊपर। तो उसने कहा कि बचने का आसान तरीका है मौत से, कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं बहुत से मुजस्मे बनाऊं अपनी, और इतने एक्सपर्ट किस्म के, इतने नक्स के बगैर उसने मुजस्मे बनाए अपने 100 से ज्यादा मुजस्मे, कि अगर वो मुजस्मे बास का हालत में ऐसे लगते थे कि अभी ये चलेंगे और अपना काम मुकम्मल करके फिर यहाँ के खड़े हो जाएंगे। यानी इतने, क्या बात, इतने खूबसूरत मुजस्मे। तो उसने अपने 100 मुजस्मे बनाए और उसके बाद वो उनमें छुप के बैठ गया कि यहाँ पे जब मौत आएगी, जब मुझे फरिश्ता मौत लेके मेरे लिए आएगा, तो मैं छुप जाऊंगा उससे, मैं बच जाऊंगा उससे।
तो फरिश्ता आया और उसने वो 100 मुजस्मों से उस शख्स को तलाश करने की कोशिश की। तो वो बेचारा जो था वो परेशान हो गया क्योंकि उसको वो शख्स नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद वो वापस अपने वो देवता के पास गया और जाके उससे कहा कि जी मुझे तो बहुत मुश्किल आ रही है कि वहां पे तो इतने मुजस्मे हैं, उससे ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि आपने जो उसको सनाई का हुनर दिया था उसने वो इस्तेमाल किया है। तो वो देवता ने उस फरिश्ते के कान में एक बात की और उसके बाद वो फिर जमीन पे आ गया। वो जब वो जमीन पे आया और उसने फिर दोबारा से उसके अंदर वो जो मुजस्मे थे उनके अंदर से चहलकदमी स्टार्ट की, तो उसने जोर से कहा कि ऐसा ये जो मुजस्मा है इसमें एक नक्स है। अच्छा। तो जो सही वाला इंसान जिंदा इंसान था, उसने कहा कौन सा? तो उसे इंतहाई इस बात का दुख हुआ कि किसी ने मेरे कान में नक्स निकाला है। तो बेसिकली ये जो अना है, हाँ ये अना नहीं। सही। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हाँ इसको मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन मर नहीं सकती है। तो सूफिया किराम जो ये रियासतें करते थे राव साहब, बड़े बड़े तश्त काट के चिल्ला माकूस और बड़े बड़े मुश्किल चिल्ले जो उनसे पानी में खड़े रहना और बड़े बड़े हब्से दम, तो ये क्या इससे यानी जो ईगो होती है या नफ्स होता है ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है या चैनलाइज हो जाता है? नहीं, असल में ना इसको जो आपका ये तो मैंने जैसे पहले भी शायद आपसे कहा कि ये खत्म नहीं होती कभी भी। हाँ इसको ट्रेन किया जा सकता है, इसको ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन का वर्ड ऐसे लग रहा है जैसे जानवरों को ट्रेन करना। हाँ नहीं इस तरह से है क्योंकि आपके अंदर मौजूद है और उसको आपको कर लेते हैं। मतलब ये अगर हम ये कहें कि मर जाएगी तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे जो औलिया अल्लाह थे वो किसी भी तरह से मसलन भूख रख के, आप देखें ना, गौर करें कि आपको रोजा रखने के लिए कहा गया क्या है, इससे बेसिकली आपकी जो ईगो है उसको ट्रेन किया जाता है कि उसके वो तो हर चीज मांग रही है आपसे, क्या हमने हर चीज उसको देनी है? सही जी। देखो ना एक बच्चा है वो आपसे हर चीज मांग रहा है तो क्या हमने हर चीज देनी है उसको? नहीं देनी। हम उसकी आग नहीं दे सकते, उसको नाइफ नहीं दे सकते, चाकू नहीं दे सकते जिससे वो अपने आप को जला सकता है। इस तरह से हमारे नमाज है, नमाज में भी हम बेसिकली टाइम की जो पाबंदी करते हैं, जो हम जाए नमाज बिछाते हैं या अपने टाइम में से टाइम निकाल के वहां पे लेके जाते हैं, बेसिकली हमारी जो अना है, जो हमारी ईगो है, इसको हम एक तरतीब देना चाहते हैं ताकि उसके पास जो उसकी फैकल्टीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा हसद उसकी फैकल्टी है, तो क्या हम हसद करें? नहीं। जब हम अपनी ईगो को कंट्रोल में कर लेंगे तो हमारा हसद खुद ब खुद अपने मिनिमाइज। बड़ा खूबसूरत राव साहब, ये मैं पूछूंगा ये जो सारा सूफियाना कलाम है ये मतलब कहाँ से जनरेट हो रहा होता है? यकीनी बात है कि ये कोई लॉजिक की दुनिया का 2 + 2 = 4 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा बातें होती हैं, लेकिन ये इसमें इतना गहरा किस्म का विजडम होता है। और आपने यकीनन आपने भगत कबीर और गुरु नानक और उसके बाद लोकल जितने सूफिया हैं उनका कलाम भी पढ़ा है और माशाल्लाह आपको जुबानी भी याद है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो विजडम है उसका सोर्स बताएं, कहाँ से आता है ये विजडम इनके पास? असल में जैसे पहले भी हमने बात की एक दफा कि इंसान जब तक अपने माइंड को नहीं समझेगा, बेसिकली हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है हमारा लेफ्ट ब्रेन जिसमें हमारा माजी है और एक हमारा राइट ब्रेन है जिसके पास हमारी इमेजिनरी कुव्वत है। बेसिकली जो सूफिया हैं वो माजी की बात नहीं करते, वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर जो है वो आपके राइट ब्रेन के पास है। तो बेसिकली आप जो कुछ भी दुनिया में अच्छा करते हैं, चाहे वो एडिसन अच्छा करे या मार्कोनी अच्छा करे या आपके पास कोई भी न्यूटन अच्छा करे, तो इस बेसिकली तमाम लोग अपना माजी इस्तेमाल नहीं करते, अपने राइट ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। इसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। सही। जो लोग भी डे ड्रीमिंग करते हैं वो दुनिया में बड़े काम करने के काबिल होते, नए काम करने के काबिल। बड़ा आला जी, ये बड़ी अहम बात है। तो हमारे जो सूफिया हैं ये हमेशा ही फ्यूचर की बात करते हैं। मसलन मैं अभी एक बात आपसे शेयर कर रहा था थोड़ी देर पहले वहां पे एक और प्रोग्राम में, तो उसमें ये था कि हमारे भगत कबीर कहते हैं कि कीड़ी ले चली चावल का दाना, आगे मिल गई दाल, उस मानस को कौन कहे एक ले एक डाल। यानी उसका जो कीड़ी है, जो हमारी आंट है, उसका माउथ जो क्लिप है वो एक है, उसमें एक चीज आएगी। तो हम क्या हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम एक ही वक्त में 2 काम करना चाहते हैं, 2 काम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तमाम जिंदगी जो है वो फ्रॉन की गुजार के रिवार्ड मूसा करना चाहते हैं। क्या बात।
तो वो ये कहते हैं कि आपको एक जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। आप या तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी गुजारें और रिवार्ड मूसा अलैहिस्सलाम का लें। ये नहीं होगा कि आप अबू जहल की जिंदगी गुजार के और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिवार्ड ले लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। सामने एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद पूछते हैं राव साहब से कि ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर जो सी है वो किस तरह से मुमकिन है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक सामिन, कासिम अली शाह आपके साथ मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो राव मोहम्मद असलम साहब हैं। राव साहब जो उनसे वो माइंड साइंसेस के बड़े ज़बरदस्त उस्ताद और गुरु हैं। राव साहब से हम आज ये भी पूछना चाहेंगे, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, कि ख्वाब जो उनसे हैं ये ख्वाब को मानी भी रखते हैं या बस ख्वाब ही होते हैं। जी एक शेर बड़ा अच्छा लगता है मुझे अक्सर बेहतर, कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं ख्वाब देखता भी। बेसिकली ख्वाब शरीर वो नहीं होते जो इंसान को सुला दें, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें। अब देखना ये है कि आपने जैसे बात की कि ख्वाब होते क्या हैं। बेसिकली हमारी माइंड की 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमारे माइंड की 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोचते हैं। सबसे पहले तो है बीटा, जैसे आपकी और मैं इस वक्त बैठे हुए हैं तो हम बीटा पे हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हमारा जो आई फैक्टर है, जो मैं, वो मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही हम इससे बैकआउट करते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद हम चले जाते हैं अल्फा में। जितने भी ख्वाब होते हैं वो अल्फा से स्टार्ट होते हैं और थीटा में देखे जाते हैं। और उसके बाद डेल्टा है। डेल्टा मौत के करीब है। बेसिकली इसमें इंसान की सीपीएस साइकिल पर सेकंड होते हैं। जैसे हम जाग रहे हैं इस वक्त, तो हमारे सीपीएस जो हैं वो 18 से 21 है। जब हम और थोड़ा सा स्लो होंगे तो ये 12 तक चले जाएंगे। जैसे ही 12 तक जाएंगे तो हमें गुनूदगी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे गुनूदगी के बाद हम जाते हैं नीचे तो हमें खराटे आने लगते हैं और नींद आ जाएगी। तो ये असल में बेशुमार लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती, और जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ख्वाब भी नहीं आते। अच्छा, नहीं आते। और इसके बाद एक थीटा हमारा माइंड की फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी चौथी फ्रीक्वेंसी है, जो जिसमें इंसान को बिल्कुल भी ख्वाब भी आना खत्म हो जाते हैं उसमें। अच्छा, बिल्कुल मौत के करीब होता है। सही। इसीलिए कुरान मजीद कहता है ना कि आपको कि एक फरिश्ता आपको जब आप सोते हैं तो पूरे का पूरा अपने कब्जे में ले लेता है फरिश्ता। और जिन लोगों को फिर सुबह जिंदगी बख्शनी होती है उसको अल्लाह ताला रूह दोबारा से फरिश्ते की वसालत से अता करता है। तो इसलिए वो जो थीटा है वो बिल्कुल मौत के करीब होता है। और इंसान रोजाना एक रात में 9 ख्वाब देखता है। अच्छा जी, उसका जो लेकिन याद नहीं रहते हमें। हाँ। कि ये तो ख्वाब तो बेशुमार हम देखते हैं। सुबह उठ के अक्सर हमारे भाई और बहन ये गिला करते हैं कि ख्वाब आया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह? हाँ, उसमें ये होता है कि देखना ये कि वो ख्वाब आपको कौन सी हालत में आया। अगर तो अल्फा में आया है तो इससे मुराद है कि वो तो आपको याद रहेगा। अगर वो थीटा में जाके आया है तो आपको याद नहीं रहेगा। सही। और डेल्टा के जैसे मैंने बताया कि डेल्टा में तो ख्वाब आते नहीं है, तो इंसान मौत के करीब होता है। सिर्फ उसका जो ब्रीथ पैटर्न है, ब्रीथिंग हो रही होती है, वो जस्ट हो रही होती है। सही। राव साहब, ये ड्रोने जो ख्वाब आते हैं और बड़े हर बंदे कोई महीने में 1-2 महीने बाद ऐसा ख्वाब शुरू आ जाता है जिसके बाद उठ के वो उसके दिल की धड़कन बड़ी तेज हुई होती है, इसकी क्या वजह होती है? असल में मैंने आगाज में शायद आपके एक लफ्ज कहा था कि बात की थी कि वो ये थी कि या तो हम फियर ऑपरेट हो रहे होते हैं या लव ऑपरेट हो रहे होते हैं। ख्वाब की हालत में बेसिकली इंसान उन तमाम चीजों को माइंड जो आपके सामने दोहराता है वो उसका रिबाउंड इफेक्ट देता है आपको। सही जी। जब आपको रिबाउंड इफेक्ट मिला है तो वो कैसा है? मसलन एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजार रहा है, तो असल में वो उसके माँ बाप जो उसको स्ट्रेंथन करते हैं, खौफ से दूर करते हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो वो बच्चे को अक्सर बेहतर जो है ना ऐसे ख्वाब आते हैं। जैसे आपने एक फिल्म भी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उस बच्चे को जो ख्वाब आते हैं वो भी ऐसे आते हैं। उसकी असल वजह ये थी कि वो जो बच्चा है वो फियर ऑपरेट हो रहा होता है। अगर आप फियर ऑपरेट हो रहे हैं तो आपके जो ख्वाब हैं वो डरावने होंगे। अगर आप लव ऑपरेट हो रहे हैं तो आपके ख्वाब जो है वो, यानी जो पूरा दिन हम गुजारते हैं ये एक्शन है, ख्वाब उसका रिएक्शन है, ऐसा है जी? जी होता है। लेकिन इसमें और चीज बहुत सी है। मतलब आपका अगर फर्ज करें मेटाबॉलिज्म आपका जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मतलब आपने पेट भर के खाना खाया और सो गए, तो उससे भी आपको डरावने ख्वाब आएंगे। अच्छा, जी बिल्कुल ख्वाब आएंगे, उसमें डरावने ख्वाब आएंगे, क्योंकि उसकी जो तमाम जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइंड से निकल रही हैं और आपकी बॉडी की वाइटल फोर्स
उसको बेसिकली उनके अंदर एक खास किस्म का हिजान पैदा हो जाता है, जिससे आपका माइंड जो है वो एक स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा। जब भी इंसान साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या उसका बॉडी का स्ट्रेस हो, तो उसको आने वाले जो ख्वाब हैं वो डरावने होते हैं। अच्छा। और ये अच्छे और जबरदस्त ख्वाब जो उनसे हैं, बड़े कह लें मुतबरक किस्म के जो ख्वाब है, वो कब आते हैं? भूखे पेट से या फिर खाना खाने से? नहीं, असल में ये क्योंकि बड़ा अहम है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे फ्यूचर या माजी से नहीं होता। सही जी। मुझे तो इसमें कहते हुए अजीब सा लगेगा आप लोगों के लिए कि ये जो ख्वाब होते हैं ये बेसिकली कुदरत का एक अपना फिनोमेना है, और ये जब जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स हमारे कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं करते, वो सब कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। सही। जब वो सब कॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं तो वो हमारी बॉडी को ऑपरेट करने के काबिल बनाते हैं, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में जो किसी भी किस्म की टूट फूट हो गई है उसको बनाने के लिए। आप देखें जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते वो उनके चेहरे ग्लेजी नहीं होते। आप कभी जाने के इत्तेफाक हो, मैंने तो बहुत सी जेलों का दौरा किया और वहां पे जाके देखा, लोगों को पढ़ाने के सिलसिले में गया हूं कि वहां पे लोगों के चेहरे पे एक नया चेहरा बन जाता है। सही। क्योंकि उनको ख्वाब नहीं आते, वो सो नहीं सकते। सही। तो इसलिए हमारे बॉडी के बहुत से ग्लैंड्स ऐसे हैं, माइंड के ऐसे बहुत से ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ ख्वाब की हालत में ही काम करते हैं, नींद की हालत में काम करते हैं। तो राव साहब, ये ख्वाब की ताबीर कैसे पता लगती है? ये बड़ा एक ऐसा करंट किस्म का और हॉट किस्म का हर दौर में टॉपिक रहा है कि क्या ख्वाब की ताबीर होती भी है या ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। दरअसल यानी ये अनकॉन्शियस की लैंग्वेज है ना जी, जो हम देखते हैं, लेकिन ताबीर की क्या हकीकत है ख्वाब की? असल में अगर तो ये आप आइमा कराम की बात करेंगे, औलिया अल्लाह की बात करेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, तो वहाँ पे तो अलका किया जाता था कुदरत की तरफ से को, और आपको इल्हाम सुगरा के जरिए कुछ चीज़ें बताता है कुदरत। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों में विजदान की हालत में ख्वाब बहुत सच्चे भी आए उनको। असल में ख्वाब अगर तो आपका आ रहा है इस बिना पे कि आप अभी अल्फा स्टेट पे हैं और आप कोई हल तलाश करना चाह रहे हैं, वो कौमी हल भी हो सकता है, अपनी ज़ात का हल भी हो सकता है, अपनी फैमिली का हल हो सकता है, कोई सोशल आपके एसेट्स के लिए कुछ ख्वाब हो सकते हैं, तो वो तो ख्वाब को मैं कह सकता हूँ कि वो ख्वाब हकीकत पे मबनी होते हैं। ओके। लेकिन बहुत से ख्वाब जो है वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंसान की साइकी को डेवलप करना है। अच्छा। उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको रीबिल्ड करना है, रीशेप करना होता है। ये जिन बच्चों को राव साहब ख्वाब एक ही ख्वाब बार बार आता है, बड़ों को भी आता है, लेकिन बच्चों में मैंने ज़्यादा देखा है कि एक ही ख्वाब है, वो कहते हैं ये मखसूस ख्वाब मुझे बार बार आ रहा है, इसकी क्या वजह होती है? असल में आप उसके लिए उसको अगर फर्ज करें कि वो आदमी 3 बजे सोता है रात को, या सॉरी जैसे हमारा पैटर्न है 10 बजे हम सोते हैं, आप उसको ऐसे करें 9 बजे सुला दें तो वो ख्वाब नहीं आएगा दोबारा। अच्छा। क्योंकि हमने चीजों को पैटर्नाइज कर दिया होता है। सही। जिसकी वजह से उन लोगों का वही ख्वाब आना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह से वो ख्वाब आता है। अच्छा। अगर आप उसको, मैंने बेशुमार लोग मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी हमें कई दिनों से ख्वाब आ रहा है। मैंने कहा अच्छा आप एक काम करें, आप कितने बजे सोते हैं? कहने लगे जी हम 9 बजे सोते हैं। मैं कहा यार आज अपना ना 12 बजे सोना रहा, तो उसके बाद वो ख्वाब नहीं आया। अच्छा, उसकी टाइमिंग है जी। नहीं, आपने उसको पैटर्नाइज कर दिया ना, पैटर्न बना दिया उसका। अच्छा। क्योंकि माइंड बेसिकली मेमोरी क्यूब्स बनाता है। ठीक हो गया। कोई भी चीज आप जब सोचते हैं तो मेमोरी क्यूब के जरिए सोचते हैं। तो जैसे मेमोरी क्यूब बना तो पैटर्नाइज कर गया। अच्छा। तो जैसे ही मेमोरी क्यूब खुलेगा सही ख्वाब के लिए, वक्त बदलने से क्या होगा? वक्त बदलने से उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो गया है। अच्छा। अब जाहिर है कि अगर फर्ज करें उसने 3 बजे खाना खाया था, तो अब खाए हुए खाने को 6 घंटे गुजर चुके हैं। सही। तो उसका जो स्टोमिक है वो खाली है। सही। तो अब स्टोमिक खाली, सबसे पहली बात है कि स्टोमिक खाली पे नींद ही नहीं आती। अच्छा। सही। तो इसलिए ये आप अगर चेंज करते हैं तो उस शख्स का वो ख्वाब जो है सही। और मैंने अक्सर बेशतर ये देखा है, मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ख्वाब दोबारा आया हो। अच्छा, रिपीट नहीं आया कभी? जी नहीं। अगर दोबारा आया भी है तो उसके जो सियाक सुभाग हैं, जो पीछे चीजें हैं, बदल जाती हैं। क्योंकि जैसे हमारे ख्याल, इंसान का जो फिनोमेना उसको समझे। इंसान का फिनोमेना ये है शायद कि या तो वो ख्याल में रहता है या वो ख्वाब में रहता है। सही। क्योंकि ये माइंड जो एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठता ना सोता। सही जी। हम तो सोते हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन ये माइंड नहीं सोता। ये हमें वही जो ख्यालात हमें आ रहे होते हैं, जब हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो अपने आप को जो है वो ख्वाब में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी वो रीशेप हो जाते हैं।
सामीन, राव असलम साहब हमारे साथ हैं। और राव साहब, मैं आखिर में चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त जा रहा है और पहला अशरा है, आप क्या मैसेज देंगे सामीन को? मैं तो जी ये मैसेज दूंगा लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो मेरी जैसी और अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक पैदा की हुई है, 6.5 अरब के करीब इंसान हैं वहाँ पे, तो उनके, क्योंकि ये सारों की एक जैसी फार्मूलेशन है, अंदर से बाहर से एक जैसे ही हैं हम। बस वक्ती तौर पे कभी अना की वजह से, कभी हमारी यूफोरिया स्टेट की वजह से, माइंड ऑफ स्टेट की वजह से, स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हम चेंज होते रहते हैं, लेकिन रहते वैसे ही हम। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक का इंसान एक ही जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। असल में फ़र्क इस बात का है कि क्या मुझे अपनी इंटरनल फैकल्टीज़ और एक्सटर्नल फैकल्टीज़ को इस्तेमाल करना आता है? क्या मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी खूबी कुदरत ने दे के भेजी है? क्या वो उन खूबियों को मैं इस्तेमाल कर पाता हूँ? दूसरी बात है, क्या मुझे अपनी जिबिल्लतों का पता है? मसलन जैसे हसद है, कीना है, खौफ है, तो क्या मैं इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहूंगा? अगर ये करता रहूंगा तो समझें कि आप आला दर्जे के इंसान हैं। बहुत आला। और अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए बड़ी अच्छी बात कहता है कि जैसे एक मिसाल दी गई है कि जैसे एक बद्दू है और उसका सहरा में ऊंट खो जाए तो उसको उसके मिल जाने की बहुत खुशी होती है। जब भी कोई इंसान आला दर्जे की कोई कमाल बात करता है, कोई अल्लाह के सामने झुक जाता है अपने आप को, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, फरिश्तों को बुला के कहता है कि देखो ये इंसान क्या बात मैंने बनाया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सामीन, असल राही वही जो मंजिल का राही, और मंजिल के मुसाफिर प्रोग्राम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू आपसे होगी जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।